साउंड क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग। फ्लावर चैप्टर पढ़ा दिए थे इससे पहले आपको। फ्लावर चैप्टर में हम आपको फूलों के पार्ट्स बता दिए थे। आज उसके आगे का टॉपिक देखना है। देखिए, ये फूल का जो नीचे का हिस्सा होता है ये वृंत होता है, इसे लोग पकड़ते हैं। वृंत किसी काम का नहीं होता है। ये वृंत के ऊपर होता है पुष्पासन। पुष्पासन जिसके ऊपर फूल बैठा होता है इसे पुष्पासन कहते हैं। बाहर से लटकने वाला भाग बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दल पुंज कहलाता है। यहाँ जो मुख्य भाग होता है ये अंडाशय होता है। ये अंडाशय हो गया। ये जयांग हो गया। जयांग, जयांग जो होता है मादा जननांग को बोलते हैं। मादा जननांग को बोलते हैं। और ये बाहर जो रहता है इसे पुमंग कहते हैं। ये नर जननांग होते हैं। यहाँ तक पढ़ा दिए थे हम आपको। ये नर जननांग होते हैं। बाहर लटकी हुई पत्ती ये होती है आपकी बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज। थोड़ा सा आवाज सबको क्लियर जा रहा है? देखिए ध्यान से। तो ये हो गया आपका क्या चीज, वृंत, इसे पकड़ते हैं। ये हो गया पुष्पासन जिस पर पूरा का पूरा फूल बैठा होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ये हो गया बाह्य दलपुंज। और ये जो रंगीन भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, रंगीन भाग को कहते हैं दलपुंज। हमें अब मेन भाग है मादा और नर जननांगों से, उसके बारे में हम लोग अच्छे से अब समझते हैं। पहले देखिए, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। मादा जो जन भाग होता है फूलों में उसमें ये तो वृंत हो गया एक तो पकड़ने वाला भाग, ये हो गया वृंत। और ऊपर वाला हो गया पुष्पासन। वृंत और ऊपर हो गया पुष्पासन। इस वृंत और पुष्पासन के ऊपर ये वाला जो भाग हो गया ये हो गया आपका मादा भाग, जयांग। मादा भाग को क्या कहेंगे? जयांग कहेंगे। ये जयांग हो गया। ये हो गया जयांग। और इसमें नर भाग को क्या कहेंगे? पुमंग। नर भाग को क्या कहेंगे? पुमंग। नर की संख्या ज्यादा होती है जबकि जयांग की संख्या कम होती है। अमूमन जयांग एक ही होता है, किसी किसी में दो चार ठो हो जाता है। अब हम ज्यादा फोटो नहीं बनाते हैं। अब यहाँ हम बस एक नॉर्मल सा बात बताते हैं। यहाँ पे जो नर भाग है, नर भाग या मादा भाग, तो मादा भाग को देखते हैं पहले। मादा भाग, मादा भाग को हम क्या कहेंगे? जयांग कहेंगे। मादा भाग को जयांग कहा जाता है। जयांग, इसे गाइनेसियम कहा जाता है। इसके तीन हिस्सा होते हैं। इसके तीन हिस्सा होते हैं। सबसे निचले भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय, जो फूला हुआ रहता है ये अंडाशय। उसके ऊपर जाता है ये पतला वाला भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका। और ये जो घुमावनुमा घंटी जैसी बनी आकृति होती है, जो घुमाव आकृति, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो सबसे निचले भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। अंडाशय, सबसे निचले भाग को अंडाशय कहते हैं। उसके ऊपर भाग को वर्तिका। वर्तिका। और सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहेंगे। ये भाग होते हैं किसके? फूलों के। ये भाग हो गए फूलों के। पहला बताइए तो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यहाँ से यहाँ तक अंडाशय, ये हो गया वर्तिका, और उसके ऊपर हो गया वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, तीन हिस्सा हो गया यहाँ पे। तो एक जो मादा जननांग को हम जयांग या गाइनेसियम कहते, जयांग या क्या कहते? गाइनेसियम कहते। अब उसके भी तीन भाग हो गए। अंडाशय को अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी, इसे कहते हैं स्टाइल, ऐसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, सबसे ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। तो मादा भाग जयांग जो हो गया ये अपने आप में कितने भाग में बढ़ गया, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्योंकि ये वाला गया ना, अगर आपके समझने से, अगर कंसेप्ट से ये गया तो फिर समझिएगा आपका फिर इसी के साथ साथ आपका पॉलिनेशन, जर्मिनेशन सब खत्म हो जाता है। यहाँ पे परागण, पर परागण, ये सब भी आपका कंसेप्ट खत्म हो जाता। अब दूसरा भाग देख लेते हैं, नर भाग को। ये नर भाग, नर भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं। पुमंग, पुमंग, एंड्रेसियम कहते हैं। नर भाग को पुमंग कहते हैं। नर भाग को क्या कहेंगे? पुमंग। ये नर भाग में तीन हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं हम लोग पुंकेशर। इसे क्या कहेंगे? पुंकेशर। और ये गोल वालों को कहते हैं पराग कोष।
कोश का मतलब होता है थैली, पराग कोश। तो इसे हम लोग कहेंगे पुंकेसर। फिलामेंट अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो इसके सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर। फिलामेंट, फिलामेंट पुंकेसर हो गया। तो इसका एक भाग हो गया पुंकेसर, और ये गोल भाग हो गया इसे परागकोश। परागकोश, गोल वाला भाग को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और इसमें छोटी 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 संरचना पाई जाती है, सरसों के दाना बराबर छोटे 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 संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं परागकण। परागकण, परागकण, परागकण। तो नर भाग का भी कितने हिस्से हो गए? 3। एक जो बाल के समान लंबी संरचना पाई गई, इसे कहा गया पुंकेसर यानी फिलामेंट। जो गोल संरचना मिली थी, इस गोल संरचना को कहा गया हम लोग परागकोश या पॉलन, पॉलन ग्रेन, सॉरी इसे परागकोश एंथर कहा गया, एंथर, एंथर। और उसके अंदर जो संरचना पाई गई थी उसे पॉलन ग्रेन कहा गया, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहा गया। तो फूलों के जो पार्टीशन बताए थे, अब उसको और डिटेल से हम आपको बता दिए। पहले तो केवल नर और मादा बता दिए थे, अब नर और मादा में और डिटेल भी बता दिया आप लोग को। पहले बस नर और मादा बताए थे, ध्यान से समझिए इसको। बताइए, जो फूलों के पकड़ने वाला नीचे वाला भाग होता है उसे हम वृंत कहते हैं। वृंत कह सकते, तो वृंत तो नॉर्मल सी चीज हो गई, वृंत। वृंत के बाद ये हो गया आपका पुष्पासन, जिसपे पूरा फूल बैठा होता है पुष्पासन पे, ये मादा भाग हो गया। मादा भाग को क्या कहा गया? जयांग कहा गया। मादा भाग को क्या कहा गया? जयांग। फूलों के मादा भाग को क्या कहा गया? जयांग कहा गया था, जयांग। फूलों के मादा भाग को जयांग। जयांग के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। नीचे वाला क्या कहलाता है? अंडाशय। जयांग के 3 हिस्से होते हैं, नीचे वाला कहलाता है अंडाशय। तो ये हो गया आपका अंडाशय, ये हो गया अंडाशय। और ये हो गया वर्तिका। क्या हो गया? वर्तिका। और ये ऊपर वाला हो गया वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर वाला हो गया वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। मादा भाग के कितने हिस्से? मादा भाग को जयांग कहा जाता है। इसके कितने हिस्से? 3। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये जो बना रहे हैं ये है अंडाशय, ये ऊपर वाला हिस्सा वर्तिका, और सबसे ऊपर चला गया वर्तिकाग्र कहलाता है। अंग्रेजी में बोलेंगे ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। वही नर भाग को देखेंगे, सुनिए ध्यान से। नर भाग को देखेंगे तो नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। इसका पहला हिस्सा जो होता है ये पुंकेसर, पहला हिस्सा पुंकेसर, ये हो गया पुंकेसर। और ये क्या हो गया? परागकोश, परागकोश। और इसके अंदर पाया जाएगा परागकण, परागकण, परागकण। तो परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नर वाले भाग में, मादा वाले भाग में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं परागण क्या होता है, कैसे फूल से फल बन जाते हैं। परागण, और सुनते होंगे भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। देखिए ध्यान से, आप लोग इतना खुश मत होइए, राजकुंवर नहीं है आप लोग, एकदम मार खुशी में मात गए हैं लोग, अरे वाह हम लोग तो राजकुंवर है। देखिए ये है पराग कण, ये इसके अंदर भरा हुआ है पराग कण। ये हम चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन यानी पराग कण की बात कर। किसकी बात कर रहे हैं? पराग कण की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? पराग कण की बात कर रहे हैं। पराग कण, पॉलन ग्रेन, पराग कण की बात करते हैं। चलिए ध्यान से अब समझते हैं। ये पराग कण जो होते हैं ये यहां से यहां जाते हैं। ये पराग कण, ये नर भाग है, इनको यहां तक पहुंचना है। इस सफर को हम कहते हैं परागण। इस सफर को हम क्या कहते हैं? परागण। ये जो सफर है इसे को हम क्या कहेंगे? परागण कहते हैं। यानी जो पराग कण है, इन पराग कण को आगे जाकर पहुंचना,
इन पराग कण का आगे जाकर पहुंचना कहाँ तक, मादा जननांग जिसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, वहां तक पहुंचने की क्रिया, वहां तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वहां तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे पॉलिनेशन यानी परागण क्या होता है, परागण, तो कहेंगे कि पराग कण का, क्या कहेंगे, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और यहीं पे जरूरत हो जाती है कीड़े मकोड़े फतिंगे भौरों मधुमक्खी, ये सब बहुत काम करते हैं सब, क्योंकि वो जब फूलों के ऊपर बैठते हैं ना, तो फूलों के ऊपर बैठने के बाद, फूलों पे बैठने से ये क्या करते हैं, पराग कण को यहाँ से इस एरिया के पराग कण पे बैठते हैं और फिर यहाँ से यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि चक्कर पकड़ करते रहते हैं, तो उन्हीं के पैरों से लग के पराग कण यहाँ से यहाँ आ जाता है और क्रिया हो जाती है परागण। परागण के बाद ही जो होता है फल बनते हैं। परागण के बाद क्या बनने चालू होते हैं, फल बनते हैं। तो परागण क्या होता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है। किताब में पढ़िएगा, या इसी को हमको अगर बहुत भयानक तरीके से बोलना हुआ ना, तो कैसे बोलेंगे, नर जननांग अर्थात पुमंग के अंतिम भाग पराग कोश में पाए जाने वाले पराग कण का किसी बाह्य पदार्थ की या बाह्य माध्यम के सहयोग से मादा जननांग जयांग के ऊपरी भाग वर्तिकाग्र के संपर्क में आने की क्रिया परागण कहलाती है। रद्द कर देता है ऐसा, किताबिया में रद्द कर दिया था, समझ आ गया कि नहीं, इतना नहीं रद्द करना है। परागण की क्रिया क्या है, काम खत्म। पराग कण का किससे, पराग कण का कहाँ मिलना, वर्तिकाग्र तक। पराग कण का वर्तिकाग्र तक मिलना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण की क्रिया कई चीजों से हो सकती है, कीट द्वारा हो सकती है, कीट द्वारा। हाथी एक फूल होता है अफ्रीका में पाया जाता है, रेफ्लेसिया, एक फूल होता है रेफ्लेसिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है ससुरा, किलो में होता है, 5-10 किलो का होता है, चला दीजिए किसी के ऊपर फूलवे से दब के मर जाएगा ससुर। रेफ्लेसिया के फूल में बहुत ज़्यादा मिठास होता है, तो हाथी उसको चूसने जाती है तो कई फूलों को चूसती है, तो इधर का पराग कण को उधर रख देती है सूंड में फंसा के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया, रेफ्लेसिया नामक पौधे में, ठीक है। तो हाथी द्वारा भी हो सकता है, लेकिन मेनली होता है कीट द्वारा। हम हाथी लिख दिए, इसको मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल बस था, कीट द्वारा हो सकता है। ये कीट द्वारा हो सकता है, जैसे कमल के फूल में कीट द्वारा होता है, जितने भी फूल होते हैं, जितने भी फूल उसमें कीट द्वारा हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जितने अनाज होते हैं उसमें वायु द्वारा होता है, जैसे गेहूँ चावल मक्का बाजरा, ये सब अनाज है। इसमें ससुरा पता चला कि भौरा गया है परागण करने, तो पता चला भौरा का पूरा बटालियन ले जाना पड़ेगा। क्या चीज़ भैया, 2 लाख भौरा लगे हैं, काहे लिए, तो अरे भैया उनके खेत में परागण का काम हो रहा है। अरे ससुरा तो नहीं, पगलाइए जाएगा वहाँ पे। तो परागण की क्रिया किसी भी माध्यम से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि परागण की जो क्रिया होती है पानी के माध्यम से हो जाए, कीट के माध्यम से हो जाए, या फिर वो वायु के माध्यम से हो जाए। तो अनाज में परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है, अनाज में परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है, जबकि फूलों में परागण की क्रिया कीट के माध्यम से होती है। फूलों में परागण की क्रिया कीट के माध्यम से होती है। परागण समझ में आ रहा है, क्या होता है परागण, परागण क्या होता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कई तरह से हो सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा होता है परागण, कीट या वायु, यही 2 होता है। एक और चीज समझिए परागण में अच्छे से समझने के लिए, ये कोई फूल है, इसका वृंत है, ये पुष्पासन हो गया, इसी के ऊपर फूल होता है, ये हो गया इसका अंडाशय, ये वर्तिकाग्र, और ये इसका भैया फिलामेंट, और ये हो गया परागकण हो गया, ठीक है। एक कंडीशन, एक और दूसरा कंडीशन हम लेते हैं, इसमें परागण को समझिएगा। दूसरा कंडीशन हम लेते हैं, 2 फूल है, देखो बाबू ध्यान से समझो, परागण की क्रिया क्या कहलाता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ये हो गया परागण। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है।
ये परागण है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भौरा यहां बैठे, भौरा यहां बैठे, ठीक है, और यहां से लेके चला है, दोबारा जाके भौरा यहां बैठ जाए, दोबारा जाके यहां भौरा बैठ जाए। तो दोनों में अंतर समझिए। ये वाला जो परागण की क्रिया हो रही है ना, ये इसी फूल का नर भाग इसी फूल के मादा भाग से जुड़ जा रहा है, इसे कहते हैं स्वपरागण, अपने से परागण हो गया। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक ही फूल से जब वहां परागण हो जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। दूसरे के बगीचा में गया ससुरा, भौरा बैठा यहाँ पे, यहाँ बैठने के बाद यहाँ भी बैठा, तो इसी में कर दिया ससुरा स्वपरागण। तो यहाँ बैठा, इसी में कर दिया स्वपरागण। अब फिर उड़ गया ससुरा, यहाँ जाके बैठ गया तो यहाँ कर दिया पर परागण। तो एक गो भौरवा ससुरा कभी कर देते हैं स्वपरागण, कभी कर देते हैं पर परागण। समझा गया? हेट्रोपोलिनेशन, पर परागण। जैसे यहाँ देखिए, भौरा बैठा इस पे, फिर इस पे बैठ गया, तो ये हो गया स्वपरागण। और यहाँ पे भौरा बैठा, इसको भी कर दिया, तो ये क्या हो गया? स्वपरागण। जैसे यहीं पे बताइए ना, ये क्या हो रहा है? ये स्वपरागण हो रहा है। तो अगर भौरा बैठा यहीं से यहीं कर दिया तो स्वपरागण, और फिर इसका उठा के दूसरे जगह लेके चला गया तो क्या हो गया? पर परागण, पर परागण। तो दो तरीके से होते हैं। एक ही फूल के अंदर अगर परागण की क्रिया हो गई सेम टू सेम फूल में, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। क्या कहेंगे? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। अगर दूसरे में हो गया तो पर परागण, परागण। दूसरे में हुआ तो पर परागण। अब बात ये आती है कि स्वपरागण अच्छा होता है या पर परागण? स्वपरागण ज्यादा अच्छा होता है या पर परागण? ये आप लोग डिसाइड कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों। स्वपरागण अच्छा या पर परागण अच्छा? आखिर ऐसा क्यों? स्वपरागण अच्छा या पर परागण? पर परागण ज्यादा अच्छा होता है, पर परागण ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा, रिश्ता उस्ता देखा जाता है ना तो बड़ा दूर से देखा जाता है। दूसरे गांव हो, दूसर राज्य हो, दूसर जिला से आदमी लाता है, एक के पास अगल बगल में कर लेंगे तो हो जाता है स्वपरागण, तो भोदा हो जाता है सब लड़का सब। समझ में आ गया कि नहीं? आपके घर में जो फूल खिलता है ना, देखिएगा गमला में लगाइए गुलाब का फूल, सोच रहा हो जीव हैंगन हो जाएगा, हाँ, वो सोच रहा हो गया है स्वपरागण। और जो खरीद के फूल वाला आते हैं वो होता है पर परागण। तो दूसर फूल का दूसर फूल में जाता है तो क्या होता है? पर परागण। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? पर परागण। ज्यादा अच्छा पर परागण होता है, और उतना अच्छा नहीं होता है स्वपरागण, उतना अच्छा नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो परागण यानी पॉलिनेशन क्या होता है? पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। परागण सबको समझ में आ गया? परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण दो प्रकार के, एक हो गया स्वपरागण, स्वपरागण, एक हो गया पर परागण, पर परागण। स्वपरागण और पर परागण, ठीक है। दो टाइप का परागण हो गया, अच्छा माना जाता है पर परागण हो, पर परागण को अच्छा माना जाता है, ठीक है। परागण हो गया, मेल और फीमेल गैमेट का मिल गया सब परागण में। अब होगा निषेचन की क्रिया। अब क्या होगा? निषेचन की क्रिया, निषेचन। समझा जाए निषेचन क्या होता है? ये जो पराग कण वर्तिकाग्र तक आया है, इसका नीचे उतर जाना निषेचन कहलाता है। इसका नीचे उतरना निषेचन कहलाता है। नहीं समझे? देखिए, ये हो गया किसी भी फूल का वृंत, ये हो गया उस फूल का पुष्पासन, और ये हो गया आपका अंडाशय,
ये हो गया वर्तिका। अंडाशय के बाद क्या हो गया? वर्तिका। ये बताइए ये क्या है? नरभाग जयांग है, पुमंग है, इसमें ये पुष्पासन, ये आपका परागकण। यहां से यहां पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। यहां से यहां पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, परागण तक तो समझ में आ गया, लेकिन इस पराग कण का नीचे उतरना निषेचन कहलाता है। इस पराग कण का नीचे उतरना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन की क्रिया जब भी संपन्न होगी वो अंडाशय में होगी। कहाँ होगी? अंडाशय में। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। परागण कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र पर होता है। परागण कहाँ होगा? तो वर्तिकाग्र पर। ऑलवेज रिमेंबर, परागण कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पर होगा। कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पर। परागण की क्रिया जब भी होगी वर्तिकाग्र पर। और निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? निषेचन की क्रिया जब भी होगी तो वो होगी आपकी अंडाशय में। परागण की क्रिया होती है वर्तिकाग्र पर। यानी यहां से एक चीज समझ में आ गया कि जब भी परागण होगा, परागण, तो यह परागण जो होगा वर्तिकाग्र पर होगा। वर्तिकाग्र। और जब निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन, तो वो होगा अंडाशय में। अंडाशय में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है, निषेचन जब भी होगा तो अंडाशय में होगा। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया आपका परागण। और ये नीचे पहुंच गया, यहाँ पर निषेचन हो गया। निषेचन, तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। बताइए निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है अंडाशय में। निषेचन होता है अंडाशय में। परागण क्या होता है? वर्तिकाग्र पर होता है। वर्तिकाग्र तक होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? फल बनता है। निषेचन के बाद क्या बनेगा? फल बनेगा। निषेचन के बाद फल बनते, निषेचन के बाद फल बनते। तो क्वेश्चन आएगा कि फूलों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में होती है। फल कहाँ बनते हैं? तो अंडाशय में बनते हैं। बीज कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। छिलका कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। यानी फलों से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो कहाँ होगा? अंडाशय में। फल कैसे बनते हैं? निषेचन से बनते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। फल कैसे बनेगा? निषेचन से। निषेचन कहाँ होगा? अंडाशय में। फल का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में। फल का छिलका कहाँ होगा? अंडाशय में। अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अंडाशय मुख्य रूप से किस क्रिया में काम आता है? तो यहाँ निषेचन की क्रिया में। लेकिन परागण क्या अंडाशय में हो सकता है? नहीं हो सकता है। परागण जब भी होगा तो वर्तिकाग्र पर होगा। परागण कहाँ होगा? वर्तिकाग्र तक। तो पराग कण का, ये पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण, और नीचे चले जाना अंडाशय में क्या कहलाता है? निषेचन। परागण और निषेचन, परागण तथा निषेचन दोनों में अंतर होता है। परागण और निषेचन में अंतर होता है। ठीक है, परागण और निषेचन में पर परागण ज्यादा अच्छा या स्व परागण? पर परागण ज्यादा अच्छा या स्व परागण? ज्यादा अच्छा पर परागण होता है। ज्यादा अच्छा पर परागण होता है। स्व परागण उतना अच्छा नहीं माना जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। निषेचन की क्रिया जब भी होगी तो कहाँ होगी? अंडाशय में होगी। ठीक है, अब निषेचन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ मोनोफिली, डाईफिली या ट्राईफिली हो जाता है निषेचन। निषेचन में कैसे कैसे भ्रूणकोष बनने लगते हैं, कैसे क्या बनता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो निषेचन की टॉपिक को हम लोग देखेंगे लोग नेक्स्ट। अभी आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अचानक देख लेंगे तो। ठीक है, बायोलॉजी तो ये ज्योग्राफी तो खत्म हो गया आप लोग का। ज्योग्राफी आप लोग का खत्म हो चुका है। इसके जगह पे हम लोग कोई और सब्जेक्ट ला देंगे, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स ला देंगे ज्योग्राफी की जगह पे। और यहाँ पे बीपीएससी वाला क्लास अपने टाइम से हो जाएगा। 3 बजे उसको लेंगे बीपीएससी वाले क्लास को। तो अभी इसको तो हम यहाँ से ले ले रहे हैं बीपीएससी को, वहाँ तक बीपीएससी के टाइम वहाँ आ जाएंगे हम। ठीक है, तो बीपीएससी क्लास कितने बजे से होगा? 3 बजे से।
बीपीएससी के क्लास में हम आपको नदी तंत्र बता दिए थे, उसके आगे वाला कुछ टॉपिक हिस्सा बता देंगे ताकि जिससे आपको एग्जाम अच्छे से ज़्यादा कवर हो सके। परागण बता दिए, निषेचन बता दिए, जयांग के भाग, पुमंग के भाग। जयांग के भाग कितने थे? 3। पुमंग के कितने भाग थे? 3। परागण क्या होता है? परागकण का पहुंचना परागण, नीचे उतर जाना निषेचन। ये सारी चीजें हम आपको बता दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास हम आपको कल के क्लास में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।